चलिए, या गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. एंड गाइज लेट्स मूव टू द क्लास 7 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1. हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे था, आपको याद होगा बहुत दिनों से, और आज हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे हमारे क्लास नंबर 7 पे. ठीक है, आपको याद होगा कल हमने क्या पढ़ा था. कल हम लोग ने सिर्फ एक पेज पढ़ा था जिसका नाम था हमारे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. राइट, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाई देयर वाज अ इशू इन द केस ऑफ सोलोमन वाले केस में लिफ्टिंग ऑफ व्हील क्यों नहीं हुई थी, याद है. और आपको मैंने कल अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर मैं एक मैंगो सप्लायर हूं, और मैंने अपने ऊपर 2 कहानियां लिख के बताई थी कि आई एम अ मैंगो सप्लायर, और उसमें भी अगर मैं कौन हूं, चीटिंग करता हूं, तो सर मुझ पे केस होगा लिफ्टिंग ऑफ व्हील वाला. और अगर मैं चीटिंग नहीं करता हूं तो मुझ पे केस नहीं होगा, लेकिन केस होगा. और किस पे होगा बेटा? कंपनी पे होगा. ठीक है ना. आई हैव आल्सो शोन यू यस्टरडे द एग्जांपल ऑफ पपेट शो. आई होप यू रिमेंबर दैट एग्जांपल ऑफ पपेट शो. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट एग्जांपल ऑफ पपेट शो? जस्ट टू मेक श्योर कि पपेट शो वाले केस में क्या होता था कि जब भी पपेट सामने में डांस करती है या पपेट सामने में कोई शो करती है, कोई एक्ट करती है, और वो ये एक एक्ट से क्या करते हैं, मैसेज पास करती है कि हाँ भाई कोई समाज को लेके कोई मैसेज पास किया, या फिर डाउरी सिस्टम को लेके मैसेज पास करते, ऐसा होता है. एंड वेन एवर दे पास अ मैसेज पीपल एंजॉय, है ना, पीपल एंजॉय दैट. बट वेन एवर यू पास अ गुड मैसेज यू फील दैट ओके एवरीथिंग वॉज डन बाय पपेट ओनली. ये एक ब्यूटी होती है इस पपेट शो की कि हमको लगता है जब अच्छा हो रहा है ना तो पपेट होता है, बट जब बुरा होता है तो वी एवरीवन अंडरस्टैंड कि सर पपेट तो एक बेजान सा आइटम, एक पुतला है. उसको जो करवा रहा है वो कौन है? उसका पीछे का कोई ना कोई इंसान. And whenever the bad thing happens, we blame the person who is inside. That's the beauty of the concept of lifting of corporate wheel. तो puppet show सबने देखा होगा डेफिनेटली. देखो puppet show में छोटा सा स्टेज बनाते हैं पर्दे का, और पीछे से लोग एक्ट करते होते हैं ना, पीछे से लोग एक्ट कर रहे होते हैं. तो स्टेज को हटा देते हैं, तो पर्दा हटाना मतलब स्टेज हटा दिया, वो हटा दिया मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. एंड द मोमेंट वी रिमूव द लिफ्टिंग कॉर्पोरेट व्हील वी कैन ब्लेम द पीपल इनसाइड. जो अंदर के लोग छुपे हुए हैं, जो गलत लोग हैं, उनको हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं और लायबल करवाते हैं. ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसका नाम था हमारे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. राइट, अब आगे बढ़ते सामने स्क्रीन पे देखेंगे, आपको याद होगा अच्छे से ये पूरा पेज हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, और ये सारी कहानी हमने डिस्कस कर ली थी. वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील लिफ्ट कब होती है, जब भी सर वहां पे क्या होता है हमने बताया था, फ्रॉडुलेंट. 2 वर्ड पे ध्यान देंगे, फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट पर्पस. ठीक है, ये भी याद होगा. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आज का फाइनल, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखो सर क्या बोला आखिरी में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या, एक फाइनल वर्डिक्ट वापस समझ लेते हैं. द ह्यूमन इंजेन्युइटी मतलब जो इंजेन्युइन टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, स्टार्टेड यूजिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ब्लैंडली मतलब एकदम ऐसा बिंदास. मतलब उनको क्या लगता है, अपने बाप की जागीर है कंपनी लॉ, कुछ भी कर लेंगे अपन, और अपने को कंपनी लॉ क्या नहीं कर सकता, नहीं टच कर सकता. इफ पीपल थिंक कि सर हम कुछ भी करेंगे कंपनियों के साथ में, कंपनियों को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कैसे पता चल जाएगा उनको कि हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनको अगर ऐसा लगता है तो गलत सोचते, क्योंकि जो लॉ मेकर है वो लॉ बनाते वक्त बहुत सोच समझ के लॉ बनाते हैं. दे नो कि कौन सा बंदा कहां पे क्या कर सकता है. जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे क्लास शुरू होते बार मैंने बोला वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो बंद करके आप क्या कर सकते हो, आप कहां बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे सब पता होता है. तो लॉ मेकर मतलब जो समझदार आदमी होते हैं उनको पता होता है कि उधर क्या हो सकता है. तो इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया वीडियो ऑफ ऑन, ऑडियो ऑफ, सो दैट आपकी आवाज ना आए बट मुझे दिखते रहे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी नजर मेरे पे है कि नहीं, पढ़ाई पे है कि नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा मैंने, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे आराम कर लेते, सो लेते, वीडियो बंद करके निकल जाएंगे. तो आपके भले के लिए किया मैंने ये, है ना, ये रूल मैंने अपने आपके भले के लिए बनाया. मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके फायदे के लिए. वैसे ही जो लॉ मेकर बनाता है उनको पता होता है कि सर लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना, बहुत पता रहता है उनको अच्छे से. तो वो लोगों ने पहले ही सोचा कि यार जब कोई ब्लाइंडली इसको गलत यूज करेगा तो. और यहाँ पे एक वर्ड है क्लॉक, और स्पेलिंग देखो क्लॉक की क्या है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लॉक? यहाँ पर क्लॉक का मतलब क्या है? एंड इट्स नॉट अ घड़ी वाला क्लॉक, क्योंकि वो तो CLOCK होता है, ये क्लॉक अलग है, CLOAK है. एनीवन नोस क्लॉक? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको याद आएगा कि आप लोग कभी ट्रेन में गए होंगे तो उस स्टेशनों में ना एक क्लॉक रूम होता है. कभी सुना आपने ये क्लॉक रूम वाला वर्ड, क्लॉक रूम? सर वहां पे क्या होता है, लेट्स से जैसे मैं जाता हूं ना, कई बार मीटिंग्स में जाता हूं, मुंबई दिल्ली कहीं भी, और मुझे सुबह पहुंचना होता है और रात को मैं वापस निकलता हूं. तो मैं क्या करता हूं, जाता हूं उस ट्रेन से, वहां स्टेशन पहुंच गया, मैंने अपना सामान वहीं पे क्या कर दिया, लगेज पे रख दिया. कहां पर? स्टेशन के इसमें. दिन भर चला गया, मुंबई में मीटिंग कर ली अपनी, सब काम वाम हो गए, खा पी के वापस स्टेशन में आ गए, अपना सामान निकाला और ट्रेन में बैठ के निकल लिया अपने घर. सो मैंने क्या किया ना सर, 12 घंटे के लिए अपना सामान कहाँ रखा? स्टेशन मैनेजर के पास. मैंने अपना सामान किसी और के पास रखा.
और वो नाम होता है क्लॉक रूम। अब आप बोले सर इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या है? सर यही है। यहाँ पे क्या एग्जांपल है? डायरेक्टर्स अपने गलती को किस पे डाल रहे हैं? कंपनी के नाम पे। गलती खुद करते हैं और क्या बोलते हैं? हाँ मैंने नहीं किया, वो कंपनी है, मैं तो ईमानदार हूं, वो कंपनी नालायक है। मतलब लोग क्या सोचते हैं? अपना पाप, जैसे मैंने अपना लगेज किस पे रख दिया था स्टेशन में, वैसे लोग अपना पाप किस पे डाल देते हैं? कंपनी पे। अपना जो हरकतें थी, अपनी बुरी इरादे किस पे डाल देते हैं? कंपनी पे। तो अगर लोगों को लगता है कि सर आप क्या बनाओगे, इसको एक क्लॉक समान यूज करोगे, क्लॉक रूम मतलब वो क्लॉक घड़ी वाला क्लॉक नहीं, तो आपको अगर ये लगता है कि अरे बहुत सिंपल है, जैसे है ना मैंने अपना लगेज कहाँ रख के आ गया, मतलब लगेज मेरा बट रिस्क किसका आ गया। यार पढ़ा होगा आपने बेलमेंट, पढ़ा है कि बेलमेंट कभी आप लोग ने? आई होप आपने बेलमेंट सुना होगा ना, बेलर बेली, कैसे बेलमेंट में बेलर अपने गुड्स को किसी और के पास रख के आ जाते हैं, बस वैसे ही मान लो। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर कौन हो गया? बेलर। उसको क्या लगता है? मैं पाप करूंगा, मैं फ्रॉड करूंगा, मैं धोखेबाजी करूंगा और मैं ये अपना पाप का घड़ा कहाँ रख के आ जाऊंगा? सर कंपनी के नाम के ऊपर में। और कोई कुछ बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? सर मेरे पे नहीं, कंपनी पे। याद है क्या पहला पेज? कंपनी कौन सी पर्सन होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कोड वाला बोलेगा इधर आ, तूने 6वां पेज नहीं पढ़ा क्या अब तक के? तेरे को तुषार सर ने पढ़ाने के 6 पेज, तुषार सर ने तेरे को फर्स्ट पेज पढ़ा लेकिन 6 नहीं पढ़ाया। 6 पे क्या लिखा हुआ है कि सर कंपनी अलग पर्सन है, बिल्कुल है, लेकिन किसके लिए? याद होगा कल अच्छे से, अच्छे कामों के लिए। इफ यू डू गुड एक्टिविटीज, अच्छे काम करोगे तो कंपनी कौन सी पर्सन? सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कंपनी गलत काम करोगे तो सर ये लाइन पढ़िएगा, देन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू ब्रेक थ्रू और लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। तब कोर्ट को ये जरूरी पड़ता है। अब कोर्ट मतलब यहाँ पे सर मैंने एक रैंडम वर्ड लिया है, इट कैन बी एनसीएलटी, इट कैन बी एनसीएलटी ऑल्सो, इट कैन बी सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैटर कहाँ धीरे धीरे एक के बाद कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो इसलिए रैंडम बड़ा वर्ड लिया है कोर्ट। कोर्ट को आप लिटरल मीनिंग मत लेना। कोर्ट में क्या क्या आ सकता है? कोर्ट्स तो आएंगे, साथ साथ में मतलब सिविल कोर्ट सारे आएंगे और साथ साथ में आपके स्पेशल कोर्ट जो होते हैं हमारे, जो ट्राइब्यूनल्स है ना, वो भी आएंगे, जिसका नाम हमारा एनसीएलटी हो गया या फिर एनसीएलटी हो गया। ठीक है, तो फिर से पढ़िएगा, इट बिकम नेसेसरी फॉर द कोर्ट। कोर्ट की ये लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि वो क्या करे? ब्रेक थ्रू करे या फिर लिफ्ट करे या फिर क्रैक करे। अब देखो सर अलग अलग मतलब है, बोला ना, अगर दोनों के बीच में पर्दा है तो पर्दा को क्या वर्ड यूज किया जाएगा? लिफ्टिंग। बट अगर आप पर्दा नहीं बोलोगे, दीवार बोलते हैं ना, देखो कई बार होता है ना, एक डायलॉग होता है हिंदी में कि दो भाइयों के बीच में दीवार आ गई। दीवार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दीवार एक इमेजिनरी दीवार है, ऐसा थोड़ी कि सर ईंटें लाई और अंबुजा सीमेंट से उसको बना लिया है, वो कोई रियल दीवार थोड़ी है। वो एक हिंदी में कहावत होती है दीवार, यानी यू हैव सीन मूवी ऑल्सो, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। दीवार इज नथिंग बट अ वॉल जो दो लोगों को क्या करती है? अलग करती है। ये दीवार एक इंग्लिश वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है। न पर्दा यहाँ पे यूज होता है न दीवार यहाँ, ये सब कहानी है। इसलिए जब हम पर्दा यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बट जब हम दीवार इमेजिन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? पियर्सिंग। एग्जाम में अगर आके ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट व्हील, तो क्या बोलेंगे? ये रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है सर, आउट ऑफ सिलेबस आया बोले। ऐसे कुछ तो भी आके बताते फिर आंसर, सर सिलेबस आउट ऑफ आया, कॉर्पोरेट व्हील है सर, आपने लिफ्टिंग ऑफ व्हील पढ़ाया, वो पियर्सिंग नहीं पढ़ाते सर आप। तो पियर्सिंग इज नथिंग बट छेद करना। पियर्सिंग होता है जैसे ईयर पियर्सिंग होती है, पियर्सिंग मतलब छेद करना। तो कंपनी की भी दीवार वो गिरा देना, आर पार दिखना, है ना, वैसा वाला अजम्पशन लेके चल सकते हैं। सो वो करेंगे। एंड डिसरिगार्ड, ये सबसे मेरा फेवरेट वर्ड है, डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। बस मैं आपको जो 4, 5, 6 दिन पढ़ाया हूं, जो सोलोमन केस को इतने अच्छे से पढ़े, ये साबित करने के लिए कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, ये कंसेप्ट को हम लोग क्या कर देंगे? डिसरिगार्ड। व्हाट इज डिसरिगार्ड? हम भूल जाएंगे सर कि वो कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। राइट, समझ में आ गया अच्छे से ये पैराग्राफ? 10 वाइल बाय फिक्शन ऑफ लॉ अ कॉर्पोरेशन इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। देखो वापस से वही फाइनल आंसर, फिक्शन मतलब काल्पनिक तौर पे बोलने के लिए अच्छा लगता है कि कंपनी कौन सी पर्सन है? सेपरेट लीगल एंटिटी। येट in reality it is an association of person who are in fact the beneficial owners of all the corporate property। याद करो सेपरेट प्रॉपर्टी वाला केस याद है क्या? कौन सा केस है सेपरेट प्रॉपर्टी वाला? मैक्योर याद है? मैक्योर याद है? उसकी लकड़ियों का बिजनेस था, टिम्बर मर्चेंट, बहुत सारा टिम्बर था उसकी फैक्ट्री में, आग लग गई। याद है? बताया था मैंने आपको क्लास नंबर 4 में, 3 या 4 में बताया था, है ना, आप भूल गए होंगे शायद। ये देखो यहाँ पे पढ़ाया था मैंने, ये वाला केस, ये रहा मैक्योर, है ना, ये केस पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो याद करिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। रेगुलरली जब भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपको 1.5 घंटे का क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेक श्योर करो कि उसका क्विक रिवीजन कब कर लेना आप? आधे घंटे में।
ये रोज की हैबिट लगा देना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे आपको पता है नेक्स्ट डे क्लास कितने बजे होगी, मॉर्निंग 9 o'clock, तो अगर हो पाया तो एक आधे घंटे के लिए आने वाले 2 पेज, तुषार सर पढ़ा के कितना पढ़ा लेंगे, 2 पेज के ऊपर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि अपना मोटो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं खींच के 2 पेज के ऊपर जाता ही नहीं, चाह के भी जाता नहीं। तो आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ के आना है, जितना हुआ कि मैक्सिमम क्या होगा, सबको समझ में नहीं आ रहा है। अरे मालूम है, तभी तो मेरे पास आए ना तुम। तो समझ में नहीं आया तो नहीं आया, क्या दिक्कत है। बट एक पढ़ के आओगे तो कुछ वर्ड्स तो याद रहेंगे। हाँ तो सर आपने ये वर्ड बोला था ना, मैंने सुबह पढ़ा था, लिंक लग गई। तो पहली बार सुबह पढ़ लो, दूसरी बार मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, और शाम को एक बार क्विक रिवीजन। अगर मजाक भी आप 3 बार पढ़ लिए तो सर लाइफ तो सेट हो गई नहीं यार। लोग तो यहाँ पे सर 2 रिवीजन नहीं करते, आप तो एक दिन में 3 रिवीजन कर ले रहे हो। अच्छा, इसके बाद में अपन टेस्ट सीरीज लेंगे तो 4थी रिवीजन हो जाएगी, तो कोई टेस्ट सीरीज पढ़ना ही पड़ेगा, बताओ। तो ये प्रॉपर है। नहीं तो हाँ लग तो सर अच्छा रहा सुनने में, सर बोलते वो डायलॉग है ना सर, जो आप कह रहे हो सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली सर वो पॉसिबल नहीं है। तो काहे पॉसिबल नहीं भैया, ऐसा कौन सा मांग लिया मैंने तुमको, आधा घंटा पहले पढ़ के आना है और आधा घंटा रिवाइज करना है, इतने तो बोला, बाकी तो 1.5 घंटा मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इतना तो फॉलो करना है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सब केसेस भूलेंगे नहीं, फिर आप याद रहेगा। तो सर ये केस में क्या साबित हुआ था, देखो कोर्ट ने क्या बोला था, प्रॉपर्टी जो है कंपनी की होती है, ओनर की नहीं होती। जबकि रियलिटी में मुझे बताइए, अगर कंपनी वाइंड अप होंगी तो प्रॉपर्टी किसकी होंगी, सर मेंबर्स की होंगी। तो है तो सर घुमा फिर, मैं आपको बोला था ये मेरा एसी, मेरा कैमरा, ये सब मेरा नहीं है, BML का है। रियल लाइफ में ये बेवकूफ़ी है ना। मेरे पापा को बोलूंगा तो पापा बोलेंगे पगला गया क्या, BML का है, जो तेरा है, तूने मेहनत से परचेस किया कैमरा, तूने मेहनत से परचेस किया ये टैबलेट। तो मेरे पापा के एंगल से ये सब किसका है, कैमरा, AC, रूम, सब मेरा है, मेरे पापा के एंगल से, क्योंकि उनको थोड़ी समझता है कि कंपनी अलग होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऑन पेपर BML अलग, ये कैमरा किसका, BML का हो गया, ये लैपटॉप किसका हो गया, BML का हो गया, है ना। इस पर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा पेन, ये मेरा कीबोर्ड, ये मेरा माउस, ये मेरा AC, हर आइटम मेरे ऑफिस का किसका है, BML का, ये एज पर लॉ। बट इफ आई कॉल माई फादर एंड क्या बोलूंगा, पापा मैं तो भिखारी हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, सब BML का है, मैं कुछ नहीं हूँ सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सब BML का है। तो पापा बोले किसको बेवकूफ बना रहा है, मुझे सब पता है तेरा ही है। तो क्योंकि लेमैन में रियलिटी जो अपन पढ़ रहे ना, रियलिटी क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, इन रियलिटी इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर इन फैक्ट, सच्चाई तो यही है, इन फैक्ट द बेनिफिशियल ओनर ऑफ ऑल कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, राइट। तो ये क्लियर हो गया पैराग्राफ पूरा अच्छे से, कुछ भी नहीं था, सिंपल सारा बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब सर आपको समझ में आ गया अच्छे से कि व्हील लिफ्ट कब होती है ना। वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सर। जब भी कोई कंपनी को बनाता है, पहले सबसे पहली शर्त क्या है, कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाओगे तभी तो सर ये टॉपिक लगेगा। कंपनी बनाई नहीं है, बनाया सोल प्रोप्राइटरशिप, और क्या बोल रहे हैं सर व्हील लिफ्ट करूँ, क्या करोगे उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली शर्त क्या है, आपने कंपनी बनाई है सर, कौन सी, कोई भी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, OPC, फलाना, कुछ भी चलता। मेन शर्त, पहली शर्त आपने क्या बनाई होगी, एक कंपनी बनाई होगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया होगा, उस कंपनी बनाने के बाद बिजनेस किया। मैं इसको लिख देता हूं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा स्टेप्स, ठीक है ना, जनरल स्टेप्स है, मतलब कि सबसे पहली स्टेप क्या है बेटा, आपने पहले क्या किया होगा, सबसे पहले तो आपने कंपनी बनाई होगी, कोई भी कंपनी, बट आपने कंपनी बनाई होगी। फिर आपने सर क्या किया होगा, उस कंपनी के नाम पे बिजनेस किया होगा, बराबर। पहले आपने कंपनी बनाई होगी, हाँ सर, उस कंपनी के साथ आपने क्या किया होगा, बिजनेस किया होगा। बट जो आपने बिजनेस किया होगा वो कौन सा होगा, अच्छा कि बुरा, सर अच्छा बिजनेस होगा। अरे अच्छा बिजनेस होगा तो फिर तो ये टॉपिक ही नहीं आएगा ना। तो अपना अजम्पशन ये रहेगा कि कंपनी बनाई और सर आपने क्या किया, बिजनेस। बट कौन सा बिजनेस किया सर आपने, अनलॉफुल या फिर फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, आपने इस प्रकार का बिजनेस किया। राइटिंग में मेरे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना, ठीक है ना। राइटिंग मेरी ऐसी है, और इससे एक साबित ये भी होता है कि एग्जाम में राइटिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं भी CS बना हूँ, मैंने LLB भी क्लियर किया, LLM भी क्लियर किया ऐसी राइटिंग से। तो मैं CA बना हूँ, CS बना हूँ, प्रोफेशनल हूँ, और आज अच्छा काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर इधर में रहता है, इधर में नहीं रहता है। तो आप लोगों किसी को लगता है कि सर मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सामने सबूत है आपके, ठीक है ना। तो कंपनी, उसने बिजनेस किया, और सब बिजनेस सबसे बड़ी शर्त है वो कौन सी होनी चाहिए, अनलॉफुल। जैसे अनलॉफुल बिजनेस पकड़ में आया, सर व्हील लिफ्ट होगी। ये प्री कंडीशंस है क्या होने की, लिफ्टिंग ऑफ व्हील की। इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो सर आप लिफ्टिंग ऑफ व्हील फालतू पढ़ रहे हो, कोई रेलेवेंसी नहीं है ना, रेलेवेंसी नहीं है। जब सब कंपनी बहुत अच्छी है, ईमानदार कंपनी सब अच्छी है, सर ये टॉपिक कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके सर, अब आप पूछेंगे सर कुछ एग्जाम्पल बताओगे क्या,
मतलब कुछ होगा ना सर कि व्हील लिफ्ट कब होती है, मतलब एक तो सर आपने बता दिया डिसऑनेस्ट पे, बट कुछ है क्या? यस। तो लॉ ने क्या किया सर, दो कहानियां बताई है। एक बताया सर व्हील लिफ्ट कब होती है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूट मतलब लॉ, मतलब ये बात है ना सर, एज पर एक्ट, इसके जिक्र, इसका जिक्र, किसका? लेफ्ट साइड का जिक्र सेक्शनों में मिलेगा आपको, इसके सेक्शन मिलेंगे आपको बेयर एक्ट में मिलेगा इसका जिक्र, किसका? इसका जिक्र स्टैट्यूटरी का। जबकि दूसरा जो पॉइंट है जुडिशरी, आप समझ सकते हो सर ये कोर्ट में केसेस हुए हैं, क्या आप इसके एग्जांपल को कैन यू फाइंड इट इन बेयर एक्ट? आपको मैं एक टास्क देता हूं होमवर्क के लिए, आप वीडियो खत्म होने के बाद में जाइएगा गूगल पे एंड डाउनलोड करिए कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट और पूरा बेयर एक्ट छान मार लीजिए, क्या आपको उसमें सॉलोमन वाला केस मिलेगा क्या? बताना मुझको। अगर मिल गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से, क्योंकि सर सॉलोमन वाला केस कोई सेक्शन नहीं है, ये एक डिसाइडेड केस है। ली वर्सेस ली फार्मिंग ढूंढ के बताना, नहीं मिलेगा आपको। जो भी नाम आपके मुंह पे आते केस के नाम, आपको कोई केस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर ये है जुडिशियल, इसका जिक्र आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। आईसीएसई का मॉड्यूल में मिलेगा क्या? बिल्कुल। मेरे नोट्स में बिल्कुल। सर हम तो बिना केस स्टडी पढ़ाए मजा ही नहीं आता मेरे को, तो हम तो केस स्टडी पढ़ेंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट बेयर एक्ट, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन करिए बेयर एक्ट, गूगल करिएगा, डाउनलोड करिएगा बेयर एक्ट, या फिर आपको पता होना चाहिए, आपके मोबाइल में एक ऐप होना चाहिए, गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड कंपनीज एक्ट 2013। उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, उसमें होगा एमएमजेसी करके, एमएमजेसी करके, ठीक है ना, वो डाउनलोड करिएगा। मैं अगर आपको दिखा भी दूं कंपनीज एक्ट 2013 का ऐप, एमएमजेसी वाला, ठीक है, ये आप ध्यान देखना अच्छे से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पर आपको ये मिलेगा एमएमजेसी मतलब मकरन जोशी एडवाइजरी फर्म। ये एमएमजेसी एक बहुत बड़ी फर्म है कंपनी लॉ के लिए इंडिया में। जैसे बिग फोर होता है ना, सीए में बिग फोर हमने सुने होंगे, बट सर सीएस में बिग फोर सुने ही नहीं हमने, है ऐसे नाम नहीं होते, मतलब बिग फोर बोलते नहीं है, बट सीएस में भी बिग फोर ऐसे होते हैं। उसमें से एक महानुभाव फर्म ये है एमएमजेसी, मकरन जोशी की, है ना, मकरन जोशी सर है और बहुत बड़े सीएस है इंडिया के, और उनकी ये फर्म है। काफ़ी अच्छे दोस्त है मेरे, काफ़ी अच्छे मित्र है, और इतने जब बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं सर, तो क्या करते हैं वो लोग, रिसर्च पे काम करते हैं बहुत, और उन्होंने अपने रिसर्च करके ये एक्ट बनाया है, अपडेटेड रहता है ये एक्ट। तो ये ऐसा लोगो मिलेगा आपको, और ये एमएमजेसी वर्ड ढूंढना अच्छे से। बाकी भी अच्छे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्या आपको पता ही है सर, ऐप आजकल बना लेते डाल देते लोग, क्या मिला कैसे मिला मालूम नहीं, कम से कम जो जानकार है उस पर बात पे भरोसा करिए। तो ये वाला डाउनलोड करिएगा, एमएमजेसी वाला कंपनीज एक्ट 2013। इस पे आप कोई भी सेक्शन कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैं सेक्शन वाइज पढ़ाता हूं, कभी भी पढ़ सकते हो, बट आपको मैं चैलेंज देता हूं, इसमें क्या किसी में भी व्हेन यू टॉक अबाउट बेयर एक्ट, आपको कोई भी केस स्टडी का रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि सर ये कहां पे कवर होता है, जुडिशियल में, राइट साइड में। तो लॉ ने सर दो बातें बताई है जब जब व्हील लिफ्ट होती है, एक सर स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ में, जैसे कि ये 4 पॉइंट आप देखेंगे, पहला दिख रहा होगा आपको सेक्शन नंबर 3A, है ना, दूसरा सेक्शन नंबर 39, तीसरा सेक्शन नंबर 12, और चौथा सेक्शन नंबर 339। ये 4 कहानी आपको यहाँ पे क्या हो रही है, दिख रही है। तो सर 4 कहानी कौन सी हो गई, सेक्शन के साथ दी गई है, मतलब कौन सी वाली हो गई बेटा, ये वाली, ये हो गई स्टैट्यूटरी, एज पर स्टैट्यूट, एज पर द बेयर एक्ट, एज पर द लॉ, ठीक है। तो ये 4 बातें वहां पे कवर हो रही है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले जब भी सर मेंबर्स क्या होंगे कंपनी के, रिड्यूस हो जाएंगे, सेक्शन नंबर 3A, समझ लो 3A मतलब कैसे रीड करेंगे इसको, हाउ टू रीड 3A। सेक्शन नंबर 3 पहले था, बाद में क्या हो गया सर 3A। अच्छा एक क्वेश्चन आया अभिषेक का, पहले मैं एक बार ले लेता हूं। अभिषेक जी पूछ रहे कि सर क्या ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ भी होगा क्या? यस बिल्कुल होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर कोर्ट तो पहले ज्यादा तकलीफ देती गवर्नमेंट को, ज्यादा लताड़ लगाती गवर्नमेंट को। तो इफ यू थिंक कि भेल या बीपीसीएल या एनटीपीसी या ओएनजीसी कुछ भी करेगी और आपको लगेगा गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, तो आप ध्यान रखना, आप भूल रहे हो शायद, कोर्ट इज इंडिपेंडेंट। सुना है आपने कभी, जुडिशरीज आर इंडिपेंडेंट, जुडिशरीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉ। आपको ये लगता होगा सर कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये सोच के डर जाएंगे कि अरे ये तो कंपनी गवर्नमेंट की है, फिर वो मंत्री क्या बोलेगा। मंत्री को तो ऐसे लेफ्ट राइट मारते हैं वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात अगर करूं सुप्रीम कोर्ट वगैरह की, तो हाँ छोटे छोटे कोर्ट की छोड़ दो, वो नौकर होते हैं किसके, एक तरह से गवर्नमेंट के, छोटे छोटे कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और यू कैन टॉक अबाउट एनसीएलटीज, दे नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू दिस मिनिस्टर्स। उनको सब पता होता है मिनिस्टर कौन है, उनका बस चले ना सुप्रीम कोर्ट का, तो वो तो सर क्या कर दे,
मिनिस्टर लोगों को इलेक्शन में लड़ना मना कर दे क्योंकि उनकी 12th पास होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, मेजर लोग, उनके छोड़ दो। तो वो आपको जो क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि सर गवर्नमेंट कंपनी का क्या, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में तो पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, बात कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट का लगा है, लेकिन पैसा पब्लिक का भी लगा हुआ है, कस्टमर पब्लिक भी है ना। जैसे एनटीपीसी या भेल, मारुति उद्योग। अब मारुति उद्योग का नाम सबने सुना हुआ है। मारुति उद्योग भले गवर्नमेंट कंपनी होंगी, लेकिन क्या बनाती है, कार बनाती है। जो कौन बाय करता है, गवर्नमेंट करती है कि हम लोग बाय करते हैं? सर हम बाय करते हैं। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर हम लोगों को कुछ भी मिलेगा, कुछ भी आइटम मिलेगा और लिफ्टिंग ऑफ व्हील नहीं लगेंगी? ऐसा नहीं होगा, लिफ्टिंग ऑफ व्हील हर जगह पे लगेगी। अगर आपको लगता है तो वो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था कि सर व्हाट अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल व्हील लिफ्ट होगी गवर्नमेंट कंपनी में भी, ठीक है ना। चलिए, एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब मैंने बता दिया आपको, ये सब के बारे में एक्ट में जिक्र किया गया है कि अगर यही हरकतें होती गई, बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर ये हरकतें पाई गई, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, और आप जब 2-3 साल में सीएस बन जाओगे और आपके सामने में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आपको एज ए सीएस क्या करना है वो आपको मालूम है। अगर आपने वैसा नहीं किया और बाद में किसी और ने व्हील लिफ्ट करी तो आप अंदर वाले लोगों में पाए जाओगे, ध्यान रखना। मैं क्या बोला, समझ में आ गया ना। आप लोगों को ये पढ़ना है और रियल लाइफ में ये फॉलो भी करना है। क्यों पढ़ाया जा रहा है और आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, खास करके आपको पता है अच्छे से, क्योंकि मैं विद आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि होता क्या है। आपको ये पढ़ना है और आपको ये प्रैक्टिकली यूज करना है लाइफ में। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा सर कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप बचोगे, आप फ्रॉड को एक्सपोज करोगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी थर्ड पार्टी ने एक्सपोज किया तो आप इनसाइडर वाले में काउंट किए जाओगे, क्योंकि ये बात इम्पॉसिबल है कि सीएस के बिना कंपनी में फ्रॉड हुआ है। मैं लिख के देता हूं आपको, कोई भी सीए और कोई भी सीएस के बिना किंगफिशर भी फ्रॉड नहीं कर सकती थी, सत्यम भी फ्रॉड नहीं कर सकती थी। किसी डायरेक्टर के मजाल ही नहीं आज की जिंदगी में, किसी भी डायरेक्टर की, मैं सत्यम का बोलूं, मैं सहारा बोलूं, सुब्रत राय की अगर बात को सबको पता है, सहारा में उसने पैसे लिए लोगों से और रिफंड नहीं किया। क्या आपको लगता है सच में कि सर वहां पे सीए और सीएस को ये बात पता नहीं होंगी? और अकेला सुब्रत राय 38,000 करोड़ लोगों से लेके रोक लेता और वापस नहीं करता, एंड दैट टू आल्सो विदाउट द सपोर्ट ऑफ सीए एंड सीएस। आपको याद है कि पता नहीं, मोदी जी ने जब 1 जुलाई को जब जीएसटी एक्ट आया था 2017, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, तब रात को याद है मोदी जी का भाषण हुआ था। और मोदी जी के भाषण में मोदी जी ने बहुत अच्छे से क्या की थी, टॉन्ट मारा था किसको, सीए लोगों को। मैं आप चाहूँ तो आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी वो क्या है, इसमें कॉपीराइट में आ जाता है और बाद में आप देख लीजिएगा। व्हाट ही सेड, मोदी जी ने क्या बोला कि आप सीए लोगों के हाथ में है कि कंट्री कैसे चले, आपके चाहने पर है। अगर आप चाहेंगे तो इकोनॉमी हमारी ग्रो होंगी। ये उन्होंने मोटिवेट भी किया और प्यार से मारी भी सीए लोगों की, क्या बोल करके, आप चाहेंगे तो। यानी उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉड होता है। मैं मान ही सकता नहीं कि सर सीए लोग फ्रॉड नहीं कर सकते, और मैं तो यही नहीं मान सकता कि सीएस लोग भी नहीं करते। बट फिर वही वाली बात है, जब तक पकड़ में नहीं आया तब तक के भगवान, और जब पकड़ में आ गया तो वो शैतान हो गया। बस वही वाली कहानी हमारे कंट्री में लगती है। तो आप लोग अगर ये सब जो पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, एग्जाम में मार्क्स तो मिलेंगे बट आगे जाके काम भी मिलेगा, और आपके एडवाइस पर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर एक बार व्हील लिफ्ट हो गई तो जो कंपनी आगे जाके क्या होने वाली थी, ग्रो होने वाली थी, वो पहली क्या हो जाएगी, व्हील लिफ्ट होगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो फिर बात खत्म होगी। तो अगर आप चाहते हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म चले तो आप लोगों को ईमानदारी से काम करना है, आपको मतलब एज ए सीएस आपकी और आपकी कंपनियों को, है ना। एनीवेज, तो सर कौन से एग्जांपल है जहां पे व्हील लिफ्ट की गई थी, ये की जा सकती है? तो पहला है दिया था सेक्शन नंबर 3A, जिसका नाम मतलब है रिडक्शन ऑफ मेंबर्स अंडर स्टैट्यूटरी लिमिट। अब आप सब जानते हो सर अच्छे से, सबने बेसिक्स तो पढ़े हुए हैं अच्छे से, है ना। कई लोग CSET से आए होंगे, कई लोगों ने पहले भी क्लास पढ़ लिया होगा, एंड दे मस्ट बी अवेयर कि ओपीसी की अगर बात करो तो ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं बेटा, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, ठीक है। प्राइवेट में कितने होते हैं, मिनिमम 2, और पब्लिक में कितने मेंबर होते हैं, मिनिमम 7, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये मिनिमम की बात हो रही, मैक्सिमम छोड़ दो अभी, क्योंकि अपना टॉपिक का नाम क्या है, रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो बोल रहे हैं तो बिलो वाला पढ़ते हैं। तो मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7, इतने होने चाहिए। अब सर ये क्या है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जिस कंपनी में, जिस पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर बैठते नहीं है, उनको शर्म है,
उनको शर्म होनी आनी चाहिए किस पर, अपने ऊपर, कि सर आपने कंपनी बनाई पर कंपनी का जो बेस है, बेस वही आपने क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। सर जो कंपनी का बेस फॉलो नहीं कर सकता, जो स्टार्टिंग ही अच्छे से नहीं कर सकता, उससे सर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर आगे जाके वो पूरे कंपनी लॉ के सारे सेक्शन पढ़ लेगा। जैसे सोचिए, देखो अब हम सेक्शन नंबर 3 में, 1 क्या होता है, याद है 1 तो मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था आपको, प्रिलिमिनरी, वो तो खैर 4 बातें होती है, और 2 ही डेफिनेशन है। रियल कंपनी शुरू कहां से होता है, सेक्शन नंबर 3 से, और पहला सेक्शन ही यही है। और जिस कंपनी को पहला सेक्शन ही नहीं पता, जिस कंपनी को पहला सेक्शन ही नहीं पता, जैसे एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूं, रियल एग्जांपल देता हूं। अभी ईईटी रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, 20 मई को रिजल्ट आया था ईईटी का। अब 29 मई के आसपास एक बच्चे का फोन आया मुझे कि सर मैं पास हो गया ईईटी में। बहुत बधाई हो सर, एग्जाम फॉर्म सर आईसीएसई का मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने बोला वेरी गुड। वो भर तो पहले 10,600 रुपये फटाफट से, क्योंकि वो 31 मई लास्ट डेट है। बच्चे ने बोला सर भर दिया हो। अच्छा, अब मुझे क्या पूछता है सर कि सर हमको सब्जेक्ट सर वही है कि सर 2 सब्जेक्ट है क्या कंपनी लॉ में, कि सर 3 है। अभी मुझे पता था 2 है कि 3 है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू सर 8 है, 8 है। तो मैं अच्छा, मतलब उसको ये मालूम नहीं था कि 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर क्या क्या बोलता है सर पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, कि बिना पढ़ाई करके सर हम जैसे ईईटी में सर आखिरी 10 दिन में पढ़ाई किए थे वैसे हम 10 दिन में पास हो जाएंगे क्या सीएस। मैंने बोला वेलकम टू सीएस। ईईटी को मत देखो, ईईटी में 10 दिन में हो गए होंगे, यहाँ लोगों को 10-10 जन्म लग जाते हैं, जल्दी से निकलता नहीं है ना। और कई लोग तो होंगे भी जो पुराने बच्चे यहाँ पे, जिनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे ताल्लुक रखते होंगे वो। और कई लोग पहली बार पढ़ रहे उनको बोल रहे हैं सर ईईटी 10 दिन में किया है ना, एग्जीक्यूटिव में 20 दिन। चल तुषार सर आप इतना रो रहे हो तो आपके लिए 30 दिन, खुश 30 दिन। तो ऐसा कि किसको लगता होगा, तो वेरी गुड, वेलकम टू प्रोफेशन, है ना। वो दे डायलॉग था ना वो, वेलकम टू गोवा सिंगम, वैसे वेलकम टू सीएस, है ना, आपको मालूम पड़ेगा। अब वो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ऐसा करना। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा सर कि एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा क्या। अब ये जो क्वेश्चन आप मेरी बात समझिएगा, आप बोले सर इसका संबंध क्या है। संबंध सर इतना ही है, अगर कोई बच्चे के कंसेप्ट ही स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होंगे तो डू यू थिंक सर वो एग्जीक्यूटिव पास हो भी पाएगा क्या। अब समझो मेरा एग्जाम्पल क्या चाहता हूं। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग दैट किड कि वो तुम पास नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि तुमको समझना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर, तब तुम पास हो पाओगे। बट तुम शुरुआत में ऐसी हरकतें करोगे तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि सर आगे जाके तुम पास हो पाओगे। वैसी वाली बात हो गई। ये बिगिनिंग बहुत जरूरी होती है। जिसको बिगिनिंग ही नहीं मालूम उससे तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या कि सर वो साल में एजीएम लेगा। अब तो आपको पता ही नहीं एजीएम कितनी होती है, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होती है, कितने गैप होता है। आप अरे बहुत कंपनी लॉ में अब सेक्शन है, 470 सेक्शन है, आप तो तीसरे में ढेर हो गए। आपको तो यही नहीं मालूम कि सर कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, कम से कम 7। और आपने बोला सर चलता है ना सर, चलता नहीं है बेटा, चलता नहीं है। 7 से कम नहीं होने चाहिए। ओपीसी में 1 से कम, 1 से कम ही क्या ही हो जाएगा फिर 1 से कम, और प्राइवेट में भी 2 से कम नहीं। ये क्या बताया गया है, मिनिमम बताया गया। अब बच्चा कहेगा सर 1 मिनट, आपने बोला सर 7 से कम नहीं होना चाहिए। सर क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कंपनी में 8 मेंबर्स थे और सर 2 लोगों की मौत हो गई। अभी तो कोरोना भी चल रहा है सर, मौत तो खैर, डेथ तो सर बहुत कॉमन चीज है और बहुत सर्टन है। अब बच्चा कहेगा सर डेथ तो सर्टन, तो डेथ तो अनसर्टन है। नहीं, डेथ सर्टन है। डेथ कब होगी ये अनसर्टन है। डेथ कैसे होगी, नेचुरल डेथ होगी, एक्सीडेंट होगा, पानी में डूब के मरोगे, शर्म से डूब के मरोगे, कैसे मरोगे वो डिपेंड कर सकता है। बट मरना, डेथ इज फिक्स्ड। हर एक की डेथ कंफर्म्ड है सर, कभी ना कभी होगी। तो सर 2 लोगों की डेथ हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सर आजकल तो कोरोना होकर चल रहा है सबसे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई 8 मेंबर थे इस कंपनी में, 2 मेंबर कहीं बाहर गए थे किसी मीटिंग के लिए, कोविड पॉजिटिव हो गए, घर आए, बीमार पड़े, डेथ हो गई। अब सर कितने रह गए मेंबर कंपनी में, 6। तो सर क्या एक पब्लिक कंपनी जिसमें 6 मेंबर रह गए, सर क्या इनने नॉन कंप्लायंस किया कि नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक। अब मैं चाहता हूं आप लोगों के आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक पब्लिक कंपनी है जिसमें कितने मेंबर्स है कंपनी में, 8। इज इट गुड, परफेक्ट सर, बहुत अच्छी बात है। 8 मेंबर होना तो बहुत ही अच्छी बात है। 7 कम से कम बोला है। बट सर 2 लोगों की डेथ ऑन स्पॉट हो गई। अब सर डेथ तो डेथ होती है, रातों रात डेथ हो गई सर, मालूम ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे देखते हो सुबह उठ के तो मालूम पड़ता है कंपनी में 6 मेंबर है। क्या ये 6 मेंबर होना पब्लिक कंपनी के बेसिक प्रोविजन का उल्लंघन है, हाँ या ना। क्या 7 में से कम होना और 6 हो जाना, क्या ये कंपनी का बेसिक प्रोविजन, जो पब्लिक कंपनी में कितने बोले गए थे आपको, 7 बोले गए थे, इस बात का बेसिक उल्लंघन हुआ। आंसर इज यस।
है ना, सब लोग यस कर रहे हैं और आप पब्लिकली रिप्लाई करिए, रिप्लाई टू एवरीवन, डू नॉट रिप्लाई प्राइवेटली, क्योंकि क्या मुझे भी दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब भी एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं, ठीक है ना। सबको मालूम है सर ये हो गया, बट सर मैं इसकी सजा दूं क्या आप लोगों को? शुड आई गिव यू द व्हाट यू से पनिशमेंट फॉर दिस? क्योंकि सर डेथ हुई है, क्या जानबूझ के हुआ था क्या? नहीं। तो लॉ बोलता तुषार सर एक काम करते हैं, आप इतने इमोशनल हो रहे हो तो आपको हम क्या देते हैं सर, 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। सर 6 मंथ्स का टाइम किस बात के लिए? सर वो जो 7 का या 8 का 6 हुआ था उसको क्या करने के लिए वापस से, कितना, 8 की 7, जल्दी बताओ। 8 था, 2 मर गए, 6 बच गए। अब हम आपको 6 मंथ्स देते हैं, क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। ठीक मतलब क्या? 7 करने के लिए कि वापस 8 करने के लिए? यस, वेरी गुड, 7 करने के लिए। 8 करना है, अच्छी बात है, 8 करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट कम से कम 7 कर लो। यानी आपको एक मेंबर लाने के लिए आपको क्या मिल रहा है? 6 महीना, 182 दिन, आपको मिल रहे हैं 182 डेज। क्या करने के लिए? वो एक एक्स्ट्रा एक आदमी लाने के लिए। क्या ये डिफिकल्ट है कि ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर आप, मेरे पार्टनर की डेथ हुई सर, आप बोल रहे मेंबर लाओ। अबे तो तुम 15 दिन शोक मना लो, 13वीं हो जाए उसकी पहले, 15 दिन शोक मना लो, महीना भर शोक मना लो, चल 2 महीना शोक मना लो। अबे 6 महीने में तुम एक बंदा तो ला सकते हो, और अगर नहीं ला सकते ना तो खबरदार जो मेरे सामने मुंह दिखाया तो, क्योंकि तुम लोग अब कल्प्रिट हो, अब तुम लोग कल्प्रिट हो। क्योंकि सर देखो, गलत होना ये गलत नहीं है, गलत को कंटिन्यू करना गलत होता है। आई रिपीट वन मोर टाइम, ये समझना बहुत जरूरी है। मिस्टेक सबसे हो सकती है, मिस्टेक करना इज नॉट रॉन्ग, ट्रस्ट मी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर जिन्होंने एग्जाम दी होगी सीएस की पहले, इसके पहले, और वो फेल हुए होंगे, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। फेल होना रॉन्ग नहीं है, बट वो फेल होने के बाद वो मिस्टेक को पता ना करना और वो कंटिन्यू करना। सर बोले इससे अच्छा फेल होकर दिखाऊंगा अगले बार। सर किसको साबित कर रहा है? इससे अच्छा फेल होकर क्या दिखाते हैं? सर आपको तो गलती पता करनी है और सर अगले बार वो पास करना है आपको। तो फेल होना इज नॉट रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? यू आर नॉट अवेयर सर मैं फेल क्यों हुआ। बच्चा पूछता सर मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा मैं फेल क्यों हुआ। ये तुम्हारी हार है, तुमको यही नहीं पता। तो मैं यही समझा रहा हूं आपको सर, मेंबर 8 मेंबर में से 2 की मौत होना सर ये बहुत कॉमन चीज है सर। मेंबर 6 होना इज नॉट रॉन्ग सर, कभी भी हो सकता है सर। अरे प्राइवेट में से कितने लोग होते हैं? मैक्सिमम मिनिमम 2। क्या 2 में से एक भी बंदा मर सकता है? अनसाउंड हो सकता है सर, कॉमन है। तो सर 1 2 वैसे तो बेचारे 2 थे, एक मर गया, बचा 1। अरे सर वो जो बच गया उसको तुम गाली मार रहे। अरे मरा पहला वाला बंदा, तुम गाली जिंदा वाले को मार रहे। क्या उसकी क्या गलती है जो जिंदा बच गया उसकी? नहीं तुमने गलत किया। अरे मैंने क्या गलत किया सर? वो 2 के 1 कैसे हो गए? मैं क्या करूं सर, डेथ हो गई, मैं क्या करूं? अच्छा तुम क्या करो, तुमको समझाता हूं मैं। तुम क्या करो, अब तुम 6 महीने तुमको देता हूं मैं। किसको 6 महीने दे रहा हूं मैं? प्राइवेट कंपनी में उस एक बंदे को जो 1 रह गया, या पब्लिक कंपनी में वो 5-6 लोगों को मैं आपको दे रहा हूं क्या टाइम। और आपको मैं 6 मंथ दे रहा हूं। मैं फिर से पढ़ना, मैं 6 मंथ दे रहा हूं आपको। तो क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए। अच्छा आप लाइन पढ़ रहे हो, जैसे प्रज्ञा ने बोला सर कि लाइन कुछ और लिखी हुई, मैं आ रहा हूं उस पर इनडायरेक्ट, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं। यहां पे क्या बोला गया है? मोर देन 6 मंथ बोला गया है, और मैं तो आपको बोल रहा हूं 6 महीने के अंदर। तो डोंट रीड द लाइन ना, मेरी बात समझो पहले। मेरा बोलना यह है कि आपको 6 महीने के अंदर क्या करना है? एक नया बंदा लाना है, नया बंदा लाना है, बराबर। बहुत सिंपल। जैसे मान लो मैं और प्रज्ञा, हम दोनों मेंबर्स, या मैं, प्रज्ञा और दीपा, हम तीनों लोग हैं प्राइवेट कंपनी में। परफेक्ट है सर, बहुत ही परफेक्ट है सर। 3 लोग हैं आप तो, वैसे 2 ही बोला गया, 3 है। अच्छा अब 3 में से क्या हुआ सर? ये दोनों लड़कियों ने छोड़ दिया, दे रिटायर्ड मतलब उन्होंने सर वी वांट टू क्विट, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। दे ट्रांसफर शेयर्स टू मी, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर करते बोले सर हमको आपकी कंपनी में रहना ही नहीं है, ऐसा जो भी रीजन है। वो निकल गए, निकले, वो गलती मेरी। सर क्या गलती मेरी? क्या गलती है? तो सर आप अकेले हो, आपने नॉन कंप्लायंस किया। नहीं, वो 2 निकले, उन्होंने मुझे शेयर दे दिए, मैं अकेला शेयर होल्डर बच गया। आई नो प्राइवेट कंपनी का ये उल्लंघन है, बट ये कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, ये नॉन कंप्लायंस नहीं है। नॉन कंप्लायंस क्या है? मुझे 6 महीने के अंदर क्या करना है? मैं अभी जाऊंगा अभिषेक के पास, अभिषेक भाई चल आ जा, या उज्जवल तू आ जा, चल अपन काम कर लेंगे। आई नीड टू डू दैट। सर कब? कल ही करूं? नहीं, तुम 6 महीने तक करो। अगर तुम 6 महीने तक नहीं करोगे ये काम, तो अब लोग बोलता है इफ द कंपनी कंटिन्यूज टू कैरी इन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब आपने 6 महीने तक के नहीं किया, और बिना 6 महीने के, मतलब वो एक्स्ट्रा मेंबर अपॉइंट किए, तुषार पाड़े काम किए जा रहा है, और इसको कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए सर। किस बात को 9 महीने हो गए? मेंबर की डेथ हुए या मेंबर को छोड़े हुए,
जैसे दीपा और प्रज्ञा दोनों कंपनी कब छोड़ दी है सर? 9 महीने पहले छोड़ दिए थे उन्होंने, लास्ट ईयर जून 2020 में छोड़ दिया उन्होंने। आज क्या चल रहा है सर? आज तो जून 2021 भी आ गया, 1 साल हो गया सर, 12 महीने हो गए। तुषार सर अकेले काम किए जा रहे हैं, यानी कि मैंने सर लॉ तो तोड़ा और कंटिन्यू हो रहा है। तब लॉ क्या बोलता है? द रिमेनिंग मेंबर हु आर अवेयर। अब प्राइवेट में सर तो मैं अकेला बचा, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे पे। बट पब्लिक में क्या हो सकता है सर? हो सकता है पब्लिक में, याद करिए मैंने क्या बोला था आपको, 8 मेंबर थे, है ना, याद करिए पुराना एग्जाम्पल। 2 की मौत हो गई, कितने बच गए सर? 6। अच्छा, 6 में से सर 2 लोग ना कोविड पॉजिटिव थे। वो कहाँ रहते थे? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पता ही नहीं इसके बारे में कि उनकी मौत हो गई करके। एक बंदा रहता था लंदन में और 3 लोग रहते हैं नागपुर में या इंडिया में रादर। क्या बोला मैंने? समझो, टोटल 8 लोग थे, 8 में से 2 की मौत हो गई। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, 2 की मौत हो गई, बचे 6। 6 में से 2 लोगों को और कोरोना हुआ है। अब उनको इतना हर कोरोना भी हुआ, फिर बाद में ब्लैक फंगस, वाइट, येलो सभी हो रहा है। वो बेचारा 6-7 महीने के लिए कोमा में चला गया। ये तो उठ ही नहीं रहे यहाँ से, इनको पता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, इनको पता भी नहीं जान भी, क्योंकि इनको शौक लगेगा तो ये भी 2 के 2 4 हो जाएंगे। इनको पता नहीं रहे किससे ऐसा हुआ करके, तो ये इनको मालूम नहीं है इस बारे में। और ये तो रहता लंदन में से, इसको तो वैसे भी कुछ दुनिया से मतलब नहीं है। तो सर ये जो पॉइंट है ना आपका, ये 3-6 महीने बाद अगर मान लो ये चलते रहा, कौन सा चलते रहा? 6 मेंबर ही रहे कंपनी में, 6 मेंबर ही रहे कंपनी में 6 महीने बाद भी, तो कितने लोग लायबल रहेंगे? ऑल 6? तो लॉ बोलता नहीं सर, लॉ ने बोला ऑल 6 नहीं सर। क्या बोला है? द रिमेनिंग मेंबर्स हु आर अवेयर। अवेयर, तो सर अवेयर में कौन कौन हट जाएंगे? ये हट जाएंगे 2 लोग और ये 1 भी हट जाएगा। अब फिलहाल ये 3 लोग लायबल हो सकते हैं, और मैं अभी भी वर्ड यूज कर रहा हूं हो सकते हैं। मैं हो सकते क्यों यूज कर रहा हूं पता सकता है? क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो 3 में से भी अगर कोई एक बंदा कोर्ट में साबित कर दे कि सर मुझे मालूम नहीं, साबित करना पड़ेगा आपको कि आई वॉज नॉट अवेयर, तो क्या उसको माफी मिल सकती है? यस। इज इट क्लियर? क्लियर है? लॉ बहुत सिंपल सा, इसका पूरी कहानी तो पढ़ लिया आपने 15 मिनट में। अब समझिए मतलब क्या था। मतलब बहुत सिंपल सा सर, जिस कंपनी में बेसिक प्रोविजन समझता नहीं आपको, जिन लोगों को ये तक नहीं मालूम सर कि प्राइवेट भी कितने होने चाहिए, कम से कम 2, पब्लिक भी कम से कम 7, और ये ऐसे लोग सर कंपनी को चलाए जा रहे, इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। मतलब इन लोगों को जीने का अधिकार है, लेकिन इनके कंपनी, क्योंकि जिस नाम से आप कंपनी यूज कर रहे हो, कंपनी का आपने बेसिक प्रोविजन ही क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपने बेसिक प्रोविजन तोड़ दिया। तो आपको सच में लगता है सर कि वो आपने कंपनी लॉ को फॉलो किया है, और आपको सच में लगता है सर आप आगे के प्रोविजन फॉलो करोगे? नहीं, नहीं, क्योंकि कुछ चीजों की प्रोसीजर होती है। बात समझ में आ गया पूछे से? तो यहां पर यही, और यहां पे 6 मंथ्स का टाइम किस बात का दिया गया है? 6 मंथ्स आपके पास है गलती को सुधारने के। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, गलती होना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये मालूम होना कि गलती हुई है, इस बात को इग्नोर करते हुए गलती को रिपीट करते चलना, और ये चीज को होते देना, ये रॉन्ग है। अब चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, केस लॉ फटाफट से। लेट्स से केस लॉ, इसका केस लॉ ऐसा है, 1 मिनट, चलो मैं आपके सामने केस लॉ निकाल ही लेता हूं फटाक से, ठीक है ना। आप केस लॉ देखिए और फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, कंपनी लॉ, केस लॉ, पीडीएफ फाइल, चलिए। हाँ जी, ये केस लॉ पढ़िए जरा सब लोग। मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना, आपके सामने। आई विल डू इट फुल स्क्रीन। आप इसको पढ़िए और मुझे चैट बॉक्स पे आंसर दीजिए इसका, ठीक है ना। ये रहा फुल स्क्रीन आपके सामने। तो केस लॉ बताइए कहाँ है? 1 मिनट। ये देखिए, केस लॉ नंबर 11, केस लॉ नंबर 11, मैप स्टेशनरी लिमिटेड। कितने मेंबर है कंपनी में सर? 10 मेंबर्स है। 6 मेंबर की मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में। कब हुई मौत? लेकिन 1 जनवरी 2016 को हुई। आगे का पढ़िए आप अपने मन से, और बहुत सिंपल सा आंसर है। और होमवर्क में इसका आंसर लिख के देखिएगा कि कैसे इसका आंसर लिख पाएंगे आप लोग। ये घर पे आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। और कल अपने ग्रुप पे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक दूसरे का आंसर देख पाए।
बाकी लोग बेटा जितने लोग भी मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट मत करिए, ठीक है ना प्लीज। बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, डू नॉट चैट, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बस हो गया। और जो भी हमारे यहाँ पे पेड लेक्चर्स बच्चे हैं जिन लोगों को हमने ऐप में ऐड किया हुआ है वो लोग यहाँ पर लाइव पढ़ पा रहे, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप बस वीडियो देखिए और उसका आनंद लीजिए बस, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्या आंसर आएगा? क्या लिखा था? मैप स्टेशनरी लिमिटेड हैज 10 मेंबर्स, 6 members lost their life in the accident और कंपनी फेज टू पॉइंट एनी मेंबर सब्सिक्वेंटली इट एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द सप्लायर। मतलब कितने लोग थे? 10 लोग थे, 6 मर गए, बचे 4। कौन सी कंपनी है? मैप स्टेशनरी लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी 10 लोग थे, वेरी गुड। 10 में से सर 6 मर गए, ओके सर, वो तो खैर अब कुछ नहीं कर सकते, पर 4 बच गए, ओके सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इन 4 लोगों को क्या करना चाहिए था? दे नीड टू मेक 3 members मोर, है ना, बिकॉज 4 and 3 कितने हो जाएंगे? 7। दे नीड टू मेक श्योर कि वो 3 मेंबर और ला लेते, पर उन्होंने नहीं लाया। अच्छा, उनको कितना टाइम मिल रहा है? उनको हाउ मच टाइम दे आर गेटिंग? 6 months तो ठीक है, बट यहाँ पे कितना टाइम मिल रहा है उनको? 1 जनवरी से लेके 30 जून, या 30 जून भी छोड़ो, 1 जुलाई पकड़ लो। 1 जनवरी से 1 जुलाई, 6 महीने बहुत होते हैं। ओके सर, इनने क्या नहीं किया? 6 months तक के कोई नए 3 मेंबर अपॉइंट नहीं किया। और क्या किया इन्होंने? 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। एक कब करा? 25 फेब को, और एक कब करा? 25 अगस्त को। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये बताइए हु वुड बी लायबल फॉर डैमेजेस ऑफ बोथ द एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बीच में एक आंसर क्या है? दोनों एग्रीमेंट में धोखेबाजी हुई। ये दोनों एग्रीमेंट धोखेबाजी नहीं हुई, सॉरी, दोनों एग्रीमेंट क्या हो गए? ब्रीच हो गए, ब्रीच हो गए। या याद करिए एग्जाम्पल वो मैंगो वाला, मेरा तुषार पहाड़े का एग्जाम्पल याद है? मैंगो वाला कल का। दोनों एग्जाम्पलों में मैंगो सप्लाई नहीं हुए। अब आप इसमें मत घुसना सर बीच में कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, अगस्त में मैंगो होते ही नहीं है। मालूम पड़ा है क्वेश्चन पूछा कुछ था, एग्जाम में क्या लिख के आ गए? द होल क्वेश्चन इज रॉन्ग, इट इज फंडामेंटली रॉन्ग क्वेश्चन। हाउ कैन वी हैव मैंगोज इन 25 अगस्त? अरे यार, एग्जाम्पल पे ध्यान दो, ठीक है। 25 अगस्त को भी मैंगो सप्लाई नहीं किया मैंने, और 25 फेब को भी सप्लाई नहीं किया। और बारिश की वजह से, फेब में भी बारिश आई, अगस्त में तो बारिश आती है। दोनों वजह, दोनों टाइम पे मेरे बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं सप्लाई नहीं कर पाया। क्या दोनों कहानियों में लायबिलिटी किस पर आएगी? पहले वाले केस पे किस पर आएगी? कंपनी पे आएगी। पहले वाले केस में कंपनी पे आएगी, दूसरे वाले केस पे डायरेक्टर्स पे आएगी। अब आप बोलेंगे नहीं सर, आपने तो कल बताया था अनजाने में हो तो डायरेक्टर पे नहीं आएगा। नहीं सर, वो फ्रॉड वाला टॉपिक अलग है। आज क्या हो रहा पता है आपको? 6 months खत्म कब होंगे आपके? 1 जुलाई को। और आज कौन सा तारीख है? 25 अगस्त। 25 अगस्त को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, ब्रीच होता है, वहां पे लिखा है ना ब्रीच होता है, तो लायबिलिटी किसकी रहेगी? 1 जुलाई के बाद की कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी किसकी रहने वाली है? मेंबर्स की, जो अंदर के रिमेनिंग मेंबर्स है। कौन? वो 4 लोग। और व्हाट अबाउट दिस 25 फेब के एग्रीमेंट के लिए? सर इसके लिए लायबिलिटी किसकी रहने वाली है? कंपनी की। इसके लिए कंपनी की लायबिलिटी रहेगी, और इसके लिए किसकी लायबिलिटी रहेगी? उस क्या बोलते हैं, डायरेक्टर होगी, जो 4 लोग बचे उनकी। यहां पे सर इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फ्रॉड हुआ है कि अनजाने में हुआ है, ठीक है। यस, वेरी गुड अभिषेक। एज इज पब्लिक कंपनी, द डील मेड ऑन 25 अगस्त, रिमेनिंग मेंबर्स आर लायबल, और 25 फेब के लिए कंपनी विल बी लायबल, राइट? इट इज ओके। चलो, तो ये केस लॉ भी हो गया आपके सामने। ये क्वेश्चन का फोटो आप ले सकते हो, या वीडियो आपको बैकअप में मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे आपके, तो आप इसके थ्रू आप वीडियो अभी भी इसको लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपका है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते वापस से। नेक्स्ट प्रोविजन, ये तो आसानी है। फिर नेक्स्ट वाला, फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। क्या मतलब है बेटा इसका?
फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, मतलब क्या है सर, कंपनी ने लोगों को क्या किया सर, शेयर्स के लिए इनवाइट किया। याद है कंपनी ने पहले क्या इशू किया, प्रॉस्पेक्टस इशू किया। कंपनी ने पहले प्रॉस्पेक्टस इशू किया, फिर लोग क्या करते पता है आपको ना, देखो आपने कितने सारे आईपीओ पढ़े होंगे, समझे होंगे। पहले क्या होता है, कंपनी क्या इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस, फिर लोग क्या करते थे उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं ना, और फिर कंपनी क्या करती है सर, अलॉट करती है। कंपनी पहले क्या, वापस से सोचिए, कंपनी पहले सर सबसे पहले मेंबर्स क्या करेंगे, दे विल परचेज द प्रॉस्पेक्टस। सेकंड पॉइंट नंबर, दे विल अप्लाई फॉर द शेयर्स। सुना ना, आप एंट्री पास की होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, सर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ऐसे करके पूरा पढ़ते हैं आप। एनीवेज, तो वो हो गया। अब कंपनी ने लोगों से पैसे लिए, लेकिन कंपनी क्या नहीं कर रही है, शेयर्स उन लोगों को अलॉट नहीं कर रही है। मुझे ये बताइए, अलॉट करना जरूरी है क्या कंपनी का? चलो फर्स्ट वन बाय वन बताइए मुझको। कंपनी ने इशू किया प्रॉस्पेक्टस, लोगों ने एप्लीकेशन मनी भेजा और कंपनी को क्या करना था, अलॉटमेंट करना था। कंपनी अलॉटमेंट नहीं करना चाहती, कंपनी डोंट वांट टू अलॉट द शेयर्स। कैन कंपनी डू सो, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला कि हम लोग बैच ले रहे हैं, दीपा ने क्या किया, फीस भरी। मैंने दीपक बोला बेटा तेरे पैसे वापस लेके जा, मुझे तुझे नहीं पढ़ाना है। बोले सर क्यों? मैं बोला मेरी मर्जी, छोड़ दे, नहीं पढ़ाना है मुझको। कैन आई रिफंड हर फीस एंड से दैट मुझे नहीं पढ़ाना है? सर मेरी मर्जी, मैं ऐसा कर सकता हूं, बट साथ में मैंने क्या बोला, बेटा तेरे पैसे पकड़ ले, आई एम गिविंग हर मनी बैक ऑल्सो। बट लेट्स से इफ आई एग्जांपल ऑफ उज्जवल, मैंने क्या किया, पैसे लिए, बस सर क्लास, मैं बोला क्लास नहीं दूंगा, जा। बस ठीक है मत दो सर, आपकी मर्जी, कहीं और लगा लूंगा मैं, पैसे दे दो, मतलब पैसे भी दूंगा नहीं। हाँ ये गलत है, या तो पैसे ले दो, क्या दे दो, क्लास दे दो। तो आई शुड गिव देम द टीचिंग, कोचिंग देना चाहिए, जो मेरा पहला ड्यूटी थी। चलो मान लो मैंने नहीं किया, वो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे क्या आता है, आई शुड परफॉर्म, तो मैंने नहीं किया, नहीं तो मुझे क्या करना है सर, उनके पैसे वापस करना है। सर हमारे कहानी में भी क्या हो रहा है पता है आपको, कहानी में क्या है, देखो लाइन क्या लिखी हुई है, फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, यानी कि सुनना अच्छे से, कितना बढ़िया लाइन है। लॉ ये नहीं बोलता सर आप अलॉट करो, लॉ बोलते सर आप अलॉट करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप अलॉट नहीं करते हो तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए था, लोगों का एप्लीकेशन मनी क्या करना चाहिए था, रिफंड करना चाहिए था। आप अलॉट भी नहीं कर रहे हो, जो जैसे एग्जांपल मैंने दीपा वाला दिया, मुझे अगर दीपक को अलॉट नहीं करना, दीपक को मुझे क्लास नहीं पढ़ाना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस। बट इन दैट केस क्या मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे क्या? अरे सर बिल्कुल सर। अब गलत क्या है, वापस से, मेरा नहीं पढ़ाना गलत नहीं है, क्योंकि मेरी मर्जी। बट सर पैसे भी नहीं देना, सर फिर पैसे किस हक से पैसे रखे आपने? पैसे रखने का पर्पस क्या आपका, और नाम किस नाम से पैसा रखोगे आप? ये तो सर ब्लैक मनी हो गई, फिर तो ये तो आप फ्रॉड वाला बोलोगे इसको फिर तो लॉ भी बोलता है सर अगर आप लोगों को ऑफर करते हो शेयर्स, उन्होंने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई भी किया, देन आपको क्या करना चाहिए, उनको अलॉटमेंट। मैं लॉ बोलते चल नहीं अलॉटमेंट किया मत कर, एटलीस्ट क्या कर दे, रिफंड तो कर दे। अगर आप रिफंड भी नहीं करते हो तो फिर जो सर इंटरेस्ट मनी देनी पड़ेगी। अच्छा इमेजिन करो ना, मान लो दीपा ने अभी क्लास छोड़ दो, मान लेते कि मेरी कंपनी का आईपीओ आया है, बीएमएल का आईपीओ आया है, और दीपा ने 10 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए, और मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए उससे लिए और 5-6 महीने तक वापस नहीं किया। मुझे बताइए क्या मुझे दीपा को 10 लाख वापस करने पड़ेंगे? यस। बट आफ्टर 6 मंथ अगर मैं वापस करूंगा तो शुड आई गिव हर 10 लाख रुपीज? विल शी बी हैप्पी? अब सर हाँ, अरे आप समझे नहीं, फिर मेरा स्कैम। 10 लाख तो मैं दीपा से लिया ना, ऐसे मेरे पास अगर मान लो हजारों बच्चे आएंगे, हजारों इन्वेस्टर आएंगे, तो मैं तो उसका पता है कितने रुपए जमा कर लिए, 100 करोड़ रुपए ले लिए। दीपा से 10 लाख रुपए लिए ना, बस किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 5 करोड़, किसी से 2 लाख, ऐसा करते 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 मैंने कितने रुपए जमा किए, 100 करोड़। आफ्टर 6 मंथ मैंने क्या बोला, आई एम नॉट अलॉटिंग एनीवन, सब अपने पहले पैसे लेके जाओ। तो लोग हाँ सर लाओ, फिर लाओ मेरे पैसे लाओ, सबको मैंने सबके पैसे वापस कर दिए। यानी मैंने लिए कितने, 100 करोड़, और दिए कितने, 100 करोड़। आप क्या सोचेंगे, थैंक गॉड पैसे मिल गए। आप पागल बन गए, पता है, आप बेवकूफ बन गए। मैंने 100 करोड़ रुपए अगर यही मैं पैसे बैंक से लेता ना, तो मुझ पे बैंक वाला 12% पे क्या लगा लेता, ब्याज लगा लेता,
और आप भी अगर ये पैसे मेरे को ना देके कहीं और रखते, दीपा मुझे 10 लाख रुपए है, मुझे देखे अगर बैंक में भी रखती ना बेचारी, तो भी सर 2-3% तो मिल जाते हैं, कुछ तो कुछ, ज्यादा छोड़ो, कम से कम 2-3-4 तो मिल जाते हैं। तो वो तो बेवकूफ बनी और मैंने लंबा गेम खेल लिया। क्या करके 100 करोड़ रुपए लिए, 6 महीने पैसे पे मजे मारे, उस पर मैंने बिजनेस किया, रिटर्न कमाया और वापस लोगों को 100 करोड़ वापस कर दिया विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। जबकि मैंने 12% पर एनम के हिसाब से, मतलब तकरीबन 6 करोड़, क्योंकि 6 महीने का 6 करोड़ होगा ना, 12% तो 12 महीने का हो गया पर एनम, तो 100 करोड़ पे 12% हो गया 12 करोड़। बट इफ आई टॉक अबाउट 6 मंथ्स ओनली तो 6 करोड़ आएगा। यानी मैंने मजाक में 6 करोड़ का क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया। सोचो सारा, 100 करोड़ लिए वापस कर दिए, यानी बिना खुद के जेब के पैसे लगाए। गेम समझो आप मेरा, गेम क्या है। अब एक टीचर हमारे इंडिया में, नाम लूंगा नहीं मैं, उन्होंने क्या स्कीम लाई पता है कि आपको भी, मेरे कंपनियों की फीस है 5,000 रुपये, मतलब उनकी फीस है 5,000 रुपये। उन्होंने बोला कि सब बच्चे आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ, अगर पास नहीं हुए तो मैं आपको पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा। बच्चा बोलता है हाँ क्या बढ़िया है, पैसे मिल जाएंगे। अब बच्चे 1000 चले गए उसके पास, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बच्चे कहाँ चले गए, 1000 बच्चे चले गए। क्या सोच के 5,000 रुपये लगाएंगे, क्लास मिल जाएंगी, या तो पास होंगे या तो पैसे मिल जाएंगे। चले गए 1000 रुपये देखिए, कहाँ आपके क्लास में। कितने रुपए जमा हो गए सर, 50 लाख। अभी भाई साहब ने क्या किया, 50 रुपये कहाँ रख दिए, फटाफट जाके बैंक में कर दिए इन्वेस्ट। इस पर क्या मिलने लग जाएगा, इंटरेस्ट। अच्छा, और पास होने के लिए 5,000 रुपये देना काफ़ी है क्या, नहीं, फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसमें ये सर क्या करेंगे, बहुत सारे ये बनाएंगे रूल्स रेगुलेशंस, जो कि बच्चे क्या नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे, बच्चे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो मैं तो बोलता हूँ अनकंडीशनली भी किया, फिर भी इन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए लिए, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट सब कुछ बच्चे तो पास होंगे ना, हाँ, उनकी फीस अपने पास रख गई, बाकी की फीस वापस कर दी। यानी सिंपल भाषा में क्या किया, बच्चों से फीस दिया, पढ़ाया, बैंक में इन्वेस्ट किया, रिटर्न कमाया, और बाद में बच्चे फेल हो तो वापस कर दिया। बट 50 लाख रुपए पर एवरेज लिए अगर मैं बात करूं 1 साल की भी, तो 10% तो कमा लेंगे यार बैच पे। आर यू गेटिंग माय एग्जांपल। यहां पर सर ऐसा स्कैम हो सकता है, स्कैम हो सकता है, क्योंकि रिफंड की बात, और बच्चा क्या सोच रहा है आखिरी में, वाह मेरे पैसे मिल गए। वो ये सोच नहीं रहा है कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, सोच नहीं रहा है वो क्या सोच रहा है, मेरे पैसे वापस मिल गए। तो ये तरीके से कई बार काम होता है। तो इसलिए लॉ ने यहाँ पे क्या करके रखा है सर, आप वापस भी करोगे, साथ में क्या करोगे, इंटरेस्ट के साथ चुकाओगे। यू नीड टू गिव देम द इंटरेस्ट ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अलॉटमेंट करना कंपल्सरी नहीं है, बट अलॉटमेंट भी नहीं करोगे और क्या बोलोगे, रिफंड भी नहीं करूंगा, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। और उस पर का जो ब्याज आएगा, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, वो ब्याज कौन भरेगा, कंपनी भरेगी कि डायरेक्टर भरेंगे, बस ये बताइए मुझको आंसर। टॉपिक क्या है, अब सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का टॉपिक समझाइए ना, टॉपिक समझो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में ब्याज जो है ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट कौन भरेगा, है ना। 100 करोड़ रुपए किसको मिले थे, कंपनी को, तो हु विल रिफंड दैट 100 करोड़ रुपया, कंपनी। बट ऊपर का जो 6 करोड़ रुपया लग रहा है वो कंपनी भरेगी कि डायरेक्टर भरेंगे, दूसरा आंसर है वो डायरेक्टर भरेंगे। क्योंकि कंपनी ने बोला क्या कि डिले करो करके, कंपनी ने बोला क्या कि रिफंड मत करो करके, कंपनी ने बोला क्या लोगों के पैसे रोक के रखो, दबा के रखो। कंपनी से कैसे बोलती है, कंपनी नहीं बोलती है। दूसरा कहीं डिले हुआ है तो डिले करने का जिम्मेदार कौन, अंदर के लोग, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल आंसर, शुरुआत किससे वर्ड से होती है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली मतलब सब मिल करके, और सेवरली का मतलब होगा अगर सारे नहीं करेंगे तो किसी एक को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर 6 करोड़ भरने हैं और कंपनी में कितने डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर्स है, हाँ चलो अरे सब लेके करोड़ रुपये निकालो, और बाकी 5 डायरेक्टर निकालेंगे नहीं पैसे, तो हाउ मच 1 डायरेक्टर विल पे, वो मैं सर अपना 1 करोड़ भरूंगा, नहीं। जॉइंटली का मतलब होता है सब मिला करके 6 करोड़ देंगे। अब वो सब मिला करके 6 मिला करके कैसे भी लाए, ये कोई एक बंदा उसको 6 करोड़ दे, डजंट मैटर, देना पड़ेगा। सर थर्ड तो बहुत ईजी है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेम। इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेम मतलब क्या हो गया सर, जब आपने कंपनी के नाम का गलत फायदा उठाया। जैसे एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल ही हमारा ये BML, आपको दिख रहा है हमारा लोगो BML बोलते हैं। आपको लगता है सर मेरा बैंक अकाउंट BML के नाम से रहेगा क्या, व्हाट डू थिंक, मेरा बैंक अकाउंट BML के नाम से रहेगा क्या, हाँ या ना। फिर एक कंपनी है ना HPCL, NTPC, भेल,
ITC, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने। क्या इन सब के बैंक अकाउंट इस नाम से है क्या? सर भेल नेवी कोई कंपनी नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कंपनी नहीं है, फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। व्हाट इज फुल फॉर्म है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पूरे नाम है कंपनी का। NTPC, भेल, HPCL, BPCL या हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की कंपनियां। उसमें से सर मेरा एग्जांपल ले लो, BML। तब बच्चे ने बोला सर पेमेंट करना है आपकी क्लास का, मैं बोला हाँ पेमेंट कर दो, बस चेक जमा करूँ, मैं अच्छा चेक मांगा होता। बंदे ने, होशियार ने, पट्टे ने क्या किया, चेक बनाया बढ़िया ऐसा। चेक तो सब देखे होंगे, है ना, चेक में ऐसे क्रॉस वॉस भी कर दिया, इधर डेट डालते हैं, इधर अमाउंट डालते हैं, सब कर दिया सर। यहाँ पे लिख दिया बड़े से BML। अब वो चेक देंगे था तो चेक तो बाउंस होने वाला है, कॉमन सेंस है। वो चेक क्या होगा? बाउंस होगा, क्योंकि सर ऐसा नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है हमारे पास। अब अगर आपको बताओ, अगर चेक बाउंस हुआ तो क्या मेरे जो बैंक है वो मुझसे पेनल्टी चार्ज करेगी कि नहीं करेगी? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? करेगी। वो पेनल्टी कौन भरेगा? मैं भरूं। अच्छा, मतलब कांड वो करे, गलत नाम वो लिखे, पेनल्टी मैं भरूं? नहीं नहीं, पेनल्टी कौन भरेगा? सर वो भरेगा, वो मतलब उसकी कंपनी भरेगी, उसकी कंपनी मतलब मैं क्यों भरूंगी? मैंने बोला BML लिख करके कौन लिखाऊंगा? कंपनी लिखी के अंदर के लोग लिखे? लोग लिखे, सर वो भरेंगे। या फिर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो मैंने आपको कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा, हमने एक स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। लेट से कल्याणी को मैंने एम्प्लॉय बनाया अपनी कंपनी में, शी इज माई एम्प्लॉय, अब वो आज से काम करने वाली है, एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना, तो मैंने लिख दिया कल्याणी गजबीये वर्सेस BML, ऐसे स्टैम्प पेपर वगैरह लाया, साइन वन कर दिया, उसको मैंने कॉपी रख दी। मैंने ले, कल तक अगर मैंने तेरे काम करवाया, तक को मैंने पैसे दिए नहीं तो तू मुझ पर केस कर देना। वो भी बड़े हाँ हाँ केस कर देंगे। मैंने 2 महीने बढ़िया काम कराया, बोला पैसे की कमी है, पैसे नहीं है मेरे पास में, बच्चे भी फ्री में पढ़ रहे सारे, पैसे ही नहीं है अपने पास में, एक काम कर, सैलरी दूंगा नहीं, जो करना है कर ले। सीधे सर कंपनी भी केस कर दूंगी, मैं जा जा ढूंढ पता कर BML कौन है, जा पता कर, क्योंकि BML नाम की कोई दुनिया में कुछ नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? नहीं, BML नाम की कुछ है ही नहीं BML कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर हमारा BML नाम से कुछ है ही नहीं, वो तो बुक माई लेक्चर्स होता है, उसके नाम का पैन कार्ड है, उसके नाम का आधार कार्ड है, आधार कार्ड गलत हो गया, उसके नाम का बैंक अकाउंट है, उसके नाम का GST नंबर है, बुक माई लेक्चर्स के नाम का GST नंबर है। BML कुछ है ही नहीं, है ना। सर दिखाओगे क्या GST नंबर? दिखाओगे क्या? सर इंटरेस्ट आता है पढ़ देखने में, देख लो। क्या आप लोग CS कर रहे हो तो आपको GST पढ़ने मिलता ही था। कहाँ गया रे? ये देखो सर, ये मेरा GST का सर्टिफिकेट, ये पुराना वाला है जो मेरे फर्म का था, जो हम लोग TPC बोलते थे, तुषार पहाड़े क्लासेस, है ना। देखो क्या नाम से? तुषार पहाड़े क्लासेस, दिख रहा है ना आपको? TPC, बट TPC बोलते थे, आपको सब लोग जानते होंगे TPC में कुछ नहीं है हमारे उसमें, इट इज तुषार पहाड़े क्लासेस। और प्रोप्राइटरशिप फर्म दिख रहा होगा आपको यहाँ पे से, ये प्रॉपर GST नंबर वगैरह हमारा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऐसे सर काम होता है ना। ये TPC, BML या फिर जो मैंने आपको बोला ITC, भेल, ये सब पेट नेम है, और ऐसे नाम कभी रियल में होते नहीं है, पेट नेम बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। अब सर इस नाम से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सर बताइए कॉन्ट्रैक्ट अगर इस नाम से करोगे तो लायबल कौन होगा? कंपनी होगी क्या? कंपनी क्या को लायबल होगी? तुषार पहाड़े। देखो कल्याणी को तो बेचारी को पता भी नहीं था कि BML होता है कि नहीं होता है, शी वॉज इनोसेंट, बट ब्लेम किस पर आएगा? देखो इस कहानी में 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, एक तो कौन? कल्याणी, या तो BML। कल्याणी जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि बेचारी वो तो इनोसेंट, उसको पता ही नहीं कंपनी अंदर क्या होता है। हाँ, फिर एक ही जिम्मेदार है, कौन? BML। अच्छा, मतलब BML ने बोला मेरे को प्यार से BML बुलाना करके, मैं तो तुषार पाड़े बोला था कि मैं तुमको क्या बुलाऊंगा, बुक माई लेक्चर, तो मेरे को कंपनी क्या बोलती है? तुषार सर मुझे BML बुलाओ ना यार, प्यार से, अच्छा लगता है, अपना लगता है, कॉल मी BML प्लीज। मुझे कंपनी ने बोला BML बोलने के लिए, ऐसा क्या? कंपनी बोलती क्या? नहीं। यानी कि ये पूरा का पूरा स्कैम किसने किया है? BML ने नहीं किया, उसके अंदर के लोगों ने। पर अंदर के लोग सर मालूम कब पड़ेंगे? जब हम लोग क्या करेंगे, व्हील लिफ्ट करेंगे, तो पता चलेगा अच्छा अंदर में तुषार पहाड़े है। एंड हु विल बी लायबल? कल्याणी लायबल नहीं होगी, और BML तो कहीं से भी लायबल नहीं होने वाला, क्योंकि BML कंपनी कौन सी पर्सन हुई? आर्टिफिशियल। लायबल कौन होगा? उसके अंदर के जिम्मेदार। सिंपल सा टॉपिक था, है ना। तो ये हो गया चौथा पॉइंट आपका। और लास्ट पॉइंट तो सर बिना पढ़ाए आप समझ जाएंगे अच्छे से, जो अपन ने कल पढ़ा था मैंगो वाला, है ना, बस वो कहानी ध्यान रखेंगे। 4th वाला कौन सा वाला? आप कौन सा काम कर रहे हो सर? फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। बस इसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तो सर बोलोगे सर रहने दो, ये तो टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है अपना कि जब भी फ्रॉड करता है कोई बंदा, तब सर नाम किसका बदनाम नहीं होता? कंपनी का नहीं होता है। मुझे बताइए सर बाकी तीनों में फ्रॉड हुआ क्या?
क्या इसमें फ्रॉड हुआ था क्या? व्हेन आई यूज द नेम ऑफ द वर्ड BML इट वाज अननोइंगली, हो सकता है कभी मजाक में मैंने चेक बना लिया, अनजाने में हो सकता है। यहां पे जरूरी नहीं क्या हो, फ्रॉड हो, जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिसयूज, वेरी गुड अभिषेक, यहाँ पे मिसयूज हुआ है, मे बी शायद वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया होगा, अनजाने में हो गया होगा। सर ये वाला पैसा वापस करने में शायद भूल गए सर, लेट हो गया। और यहां तो सर कहीं से फ्रॉड नहीं है सर, ये तो बेचारा बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो सर यहाँ पे बेचारे की डेथ हो गई, ऐसा हो गया, यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। मतलब यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, जरूरी नहीं यहाँ पे फ्रॉड हो, जरूरी नहीं यहाँ पे फ्रॉड हो, फिर भी लायबल कौन हुए सर? इनसाइडर। और सर चौथा तो सर क्लियर एग्जांपल है बेटा, इस पे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मैंगो वाला आ जाएगा, जो कल के एग्जांपल है। और रियल लाइफ वाले एग्जांपल में तो फिर आपको पता ही है, सत्यम है, सहारा है, किंगफिशर सबको पता ही अच्छे से। तो फिर तो ये सब सारी कहानी आ जाएगी जो आपको पता ही अच्छे से कि सर अंदर के लोग क्या करते हैं, कंपनी के नाम का जानबूझ के यूज करते हैं। तो इसलिए सेक्शन नंबर 339 भी है ना, सेक्शन नंबर 447 भी आपको आएगा। 447 इज फ्रॉड, है ना। 339 इज बेसिकली जो वाइंड अप करते हैं, जो वाइंड अप करते हैं कंपनी। तो वाइंड अप के टाइम पे क्या करता है, कुछ लोग क्या करते हैं वाइंड अप के टाइम पे, मेक श्योर करते हैं कि लॉसेस को क्या कर दे, ज्यादा दिखा दे, एंड एसेट क्या कर दे, एसेट कम दिखा दे। एसेट कम, लॉस ज्यादा, तो लोगों को पेमेंट करने के लिए चांसेस नहीं रहेंगे। तो देयर आर पीपल हु डू दैट, देयर आर पीपल हु डू दैट। इफ यू डू ऑल दिस थिंग, अगर आप देखो यहां पे लिखा है ना, with the intent to default the creditors, if you are doing with the intent to default the creditors, अगर आपका मोटो ये है कि हम लोग ऐसा कुछ है जिससे कि क्रेडिटर्स को बेवकूफ बनाए, वो भी वाइंड अप के केस में, तो सर आप लोगों को लायबल होना पड़ेगा। तो सर ये 4 कहानियां आपके सिलेबस में है जो आपको ध्यान रखना है। कौन से कैटेगरी में? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में। मतलब इस सर केसेस में व्हील लिफ्ट हुई थी, होती है आज भी, और आगे भी अगर कोई काम करते पाया गया, अगर आप किसी कंपनी में CS बनेंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स कितने रहे, फटाफट से याद करके बताइए, सोच के अपने मन में बोलिए आप कि सबसे पहला काम ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है, आफ्टर 2-3 ईयर्स भी ध्यान रखना है। जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है सर उस कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहे, मिनिमम मेंटेन रहे। मैक्सिमम का बात भी देखेंगे, लेकिन मिनिमम तो होने चाहिए। नहीं रहेंगे तो फट से आपको क्या करना है, आप एक कंपनी को समझाना है कि हमको क्या करना है, विद इन 6 मंथ्स वो सब प्रोसीजर करनी है। नहीं तो फिर लायबल कौन होंगे? जो अवेयर थे, और सबसे पहले अवेयर पता है कौन थे? CS। मतलब एक बार का मैं हमेशा बोलता हूं, डायलॉग सुनना अच्छे से। क्या कोर्ट में ऐसा हो सकता है क्या कि डायरेक्टर ये बोले, हाथ सुनना, एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो कंपनी में 4 डायरेक्टर्स है, कंपनी है हॉस्पिटल है, लेट्स से जेनिथ हॉस्पिटल एक है, उसमें 4 डायरेक्टर्स है, और 4 डायरेक्टर्स कौन होंगे? बाय प्रोफेशन डॉक्टर होंगे सर। अच्छा सर, इन 4 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टरों की मौत हो गई, कोविड हॉस्पिटल था, मरीजों का इलाज करते करते इनकी डेथ भी हो गई, बचा एक डॉक्टर। अब इस जेनिथ हॉस्पिटल जो है ना, कंपनी भी थी लिमिटेड, बेचारा एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, दिन भर रात भर मेहनत कर रहा है, क्लाइंट पेशेंट को बचा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मीनवाइल उसके 6 महीने निकल गए, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि 6 महीने के अंदर मुझे क्या करना चाहिए था। डू यू एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू नो ऑल दिस लॉ? मतलब डॉक्टर लॉ पढ़ेगा तो तुम क्या करोगे? ऑपरेशन। सर तुमको मालूम है, डॉक्टर को अपना काम पता है अच्छे से, वो कर रहा है। तो डू यू एक्सपेक्ट कि सर वो सब अपना हॉस्पिटल छोड़ करके कंपनी में मेंबर बढ़ाते बैठे? नहीं, वो तुम्हारा काम था। तो अगर तुम्हारे 8 महीने निकल गए, 8 मंथ्स निकल गए, और किसी ने केस कर डाला कंपनी पे, तो क्या डॉक्टर कोर्ट में जाकर ये बोल सकता है हाथ खड़े करके क्या कि सर आई एम अ डॉक्टर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, मुझे लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या ये डायलॉग, क्या ये लाइन डॉक्टर बोल सकता है कोर्ट में? आंसर इज यस। और डॉक्टर की लाइन एडमिसिबल हो सकती है। फिर डॉक्टर को बोलेंगे, फिर तुम्हारे कंपनी में काम कौन देखता है? बोले वो तुषार पाड़े है CS, उसको बुलाओ। तुषार पाड़े गया, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सर मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा इधर आ, तो कुछ भी नहीं पता? तो पहले तो बता CS तो बना कैसे, तू CS बना कैसे, पहले तो बता मेरे को। पहले तो मतलब डॉक्टर से नहीं पूछेंगे तो डॉक्टर कैसे बना? उसको तू जा, तुम काम करो, जाओ, तुम जाओ, उसको मैं बाद तुमको, तुम जाओ, पहले इसको देखता हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर पता तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, तुम्हारी जॉब जाएंगी, तुम्हारी मेंबरशिप जाएंगी, तुम जेल भी जाओगे, पेनल्टी भी लगेंगी। भाई साहब तब होगा साहब जब आप CS बनोगे। अगर ऐसी दिमाग लगा ही नहीं पाओगे तो CS भी नहीं बन पाओगे। आई एम सॉरी टू से, बट नहीं बन पाओगे। बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप को क्या करना है, प्रैक्टिकली ध्यान रखते हुए चलना है कि सर हम CS बनेंगे। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में 80% केसेस आते हैं, ये पता है ना, वो केस लॉ ही पेपर आता है। अगर आपको बता दो, स्टार्टिंग क्लास चल रही है हमारी,
तो आपको टाइम ना आता, आप लोगों को ये नहीं लगे कि सर बाद में बताया आपने, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। अभी बता देता हूँ आपको 2 मिनट फट से। सॉरी, क्वेश्चन पेपर आईसीएस आप भी करना, गूगल पे जाना, क्वेश्चन पेपर आईसीएस ये टाइप करना, पहला टैब ही खुल जाएगा। यहाँ पे सर आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं जाता हूँ लास्ट ईयर के पेपर में। पेपर तो हुए भी नहीं लास्ट ईयर में, साला क्या आप कहाँ से ढूंढूंगा समझ में नहीं आ रहा है। पेपर तो हुए नहीं बहुत समय से, कोई बात नहीं। ये रहा, ये रहा, ये पेपर सर मैंने खोल दिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, आप पहला क्वेश्चन देखो, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं पूरे, क्योंकि अभी आप पूरा सीएस मतलब पूरा लॉ पढ़े नहीं हो, ठीक है ना। बट फिर भी पहले क्वेश्चन आपको लगता है सर ये थ्योरी है सर, नहीं, ये डिप्लोमेटिक लाइन है। सब लाइन में पता है क्या लिखा हुआ है, कमेंट द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए डिप्लोमेटिक, देखो सर, जैसे फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो आप, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज मेंबर एंड एवरी मेंबर इज नॉट अ शेयर होल्डर। ये याद है ना, ऐसे एग्जांपल पढ़े होंगे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। याद होगा आपको, बस वैसी लाइन है, कमेंट करो। तो ये सब ऐसा, बस ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका इसका वाला, देखो यहां से शुरू हो गया आपका केस लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 में केस लॉ मेजरली है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केस एक्सवाइजर वाला केस, ये वाला पूरा केस है, विजय वाला केस है, पब्लिक कंपनी वाला केस है, पार्ट 2 में ए लिमिट वाला केस है। फिर ये केस देख दिया है डीएफ कंपनी के 3 साल के प्रॉफिट ऑफ इट, इसमें भी केस है। जॉली वाला केस है, प्लूटो वाला केस है, टी वाला केस है, रेफर द फॉलोइंग इस पे भी केस है, एस वाला केस है, एबीसी वाला केस है, एक्स वाला केस है। सर बीच में एक लॉलीपॉप दे दिया आपको, एक एक क्वेश्चन सिंपल सिंपल से, बस एक एक दिया है। बाकी सिर्फ फिर से ये कंपनी सेक्रेटरी वाला केस है, प्रिज्म वाला केस है, रागिनी वाला केस है। सभी केस ही तो केस है। बता लो, मुझे बताओ सर थ्योरी कहाँ है। सर है थ्योरी सर, एक एक क्वेश्चन में थ्योरी सर। ये देखो सर क्वेश्चन नंबर 6 का भी ठीक है ना, 5 मार्क का थ्योरी है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन दे दिए 5-5 मार्क के, 4 क्वेश्चन दिए, चलो मान लो कितने हो गए, 20 मार्क, 25 मार्क। बट आपका 75 से 80 मार्क का पेपर किस पे आने वाला है, केस स्टडी पे। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूं, नहीं तो बाद में सर आप बोलेंगे सर पढ़ा तो पूरा दिया, अब सर हमको बता दो पेपर कैसे आता है। पेपर पहले सर बता देता हूं आपको मैं, पेपर आता है केस स्टडी बेस्ड। 80% पेपर आपको किस पे आएगा, केस स्टडी के बेसिस पर आने वाला है, और आपको मेजरली केस स्टडी ही इसमें आएगी। और सर केस स्टडी का आंसर लिखने का तरीका कब होगा, मैं अभी से बता देता हूं। जब तक आप अपने आप को एक सीएस नहीं मानेंगे, आपको सीएस मानना पड़ेगा। जैसे मेरे को याद है, जहां तक कुछ बच्चे मेरे से पहले भी ये पढ़ चुके हैं, एसएलसीएम वगैरह। जब हम एसएलसीएम पढ़ाता हूं मैं, तब मैं आपको बोलता हूं कि सर आप इमेजिन करो कि सर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज में जानते हो, आप एनएससी बीएससी जानते हो। जब तक आप स्टॉक एक्सचेंज फील नहीं करोगे, तब तक आप वो स्टॉक एक्सचेंज एसएलसीएम नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आप अपने आप को सीएस नहीं मानोगे, डीम्ड, ऐसा नहीं कि सामने नाम लिख, कल से मालूम पर सब लोग ने अपना नाम लिख दिया सीएस 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 करके, ऐसा नहीं। वो नाम बाद में लिखना 2 साल बाद बनने के बाद, बट अभी फील करो कि सर हम सीएस है। और वैसा सोचना पड़ेगा कि 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, तब जाकर सर आप क्वेश्चन के आंसर को समझ पाओगे और लिख भी पाओगे एज अ सीएस, कि माय ओपिनियन वुड बी दैट वी शुड डू दिस। ऐसा जो भी आपको लिखना है, वो आपके आंसर देख के आप उनको समझ में आएगा कि अच्छा इस बंदे में कैपेबिलिटी है, इसको आगे भेजा जाए प्रोफेशनल में। और जिनका आंसर बहुत ही अजीब रहेगा, जो मैं बताया ना 25 अगस्त को मैंगोज होते ही नहीं थे, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो मैं बेटा तू तो एक काम कर, तू पीछे जा, ईईटी कर, फिर से जा, आगे तो बहुत दूर गया, तू पीछे जा। बहुत ही अजीब आंसर, क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और, को संबंध ही नहीं है। ऐसे लोगों का मुश्किल है, उनके लिए सीएस बनना मुश्किल है। और गलती से अगर बच बचा के बन भी गए तो सर सर्वाइव होना मुश्किल है, क्योंकि तब जाकर के जो होगा वो होता है रियल में। फिर आप गलत एडवाइस दोगे कंपनी के क्लाइंट्स को, और फिर 2-4 साल की मेंबरशिप रहेंगी आपकी, ट्रस्ट में। तो आप इसको निगेटिव मत लो। बोलते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब तुषार साहब तो डरा रहे हो, नहीं, आपको मैं अलार्म दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, इसको पॉजिटिवली लो कि सर अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फिर तो सर इतने बड़े बड़े सीएस है, और ऐसे बड़े बड़े सीएस बन के आप प्रोफेशनल में काम करते हो, उसकी कोई बात नहीं है। पर सर वो 2-3 साल बाद होगा जब आप परफेक्शन से काम करोगे, पर उसके लिए आपको ये 2-3 साल अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसा पढ़ो सर जैसे कि आप लोग सीएस प्रोफेशनल बनने वाले हो, ठीक है ना। सिर्फ पढ़े के लिए, एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है गाइस, चलिए वी स्टॉप हियर टुडे। कल हम लोग पढ़ेंगे सर जुडिशियल वाले केसेस, कि सर कोर्ट ने रियल लाइफ में कौन से केसेस किए थे। आपने कुछ नाम सुने होंगे, एक तो था दिनशा वाला, बहुत फेमस केस सुना होगा आपने, दिनशा वाला केस है। आपने सुना होगा केस ऑफ गिल्फ मोटर, आपने सुना होगा केस ऑफ डेमलर कंपनी वाला। बहुत अच्छे अच्छे केसेस बताऊंगा कल आपको मैं, कल हम लोग वो केसेस खत्म करेंगे, ठीक है। तो कल आपको मैं 5 से 6 कहानियां बताऊंगा, जिस कहानियों में रियल में व्हील लिफ्ट की गई थी,
और आगे भी ऐसा अगर केस पकड़े गए तो व्हील लिफ्ट होगी, आज भी हो रही है, आगे भी होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। कल हम लोग पढ़ेंगे आपके जुडिशियल वाले एग्जांपल्स। राइट गाइस, चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो विद द सेम टॉपिक अगेन। ठीक है, वापस याद रखिएगा 3-4 केसेस पढ़ के आइए पॉसिबल हो तो, और आज जो पढ़ा है वो फटाफट से घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू।